जिसे तुम दुश्मन मानते हो वो हमारा दोस्त है। हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लो अब तुम क्या करोगे? तुम आरएसएस को के जरिए हम पर अटैक करते रहे अब तक दशकों से, लेकिन अब हम कह रहे हैं सारी दुनिया के सामने लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि आरएसएस आदर्श संस्था है। हम उसकी तारीफ करते हैं, उसके उसके लोगों को नमन करते हैं, लो अब तुम क्या करोगे? तो ये उस तरह का जवाब है बीजेपी का कांग्रेस को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, राहुल गांधी को। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है, खासकर कांग्रेस को लेकर, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है दर्द से बिलबिला रही है। दरअसल बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी कल्पना जो है कांग्रेस ने नहीं की थी। कांग्रेस तो छोड़िए, यहाँ के लोगों ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। जैसे धारा 370 कश्मीर से हटेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ठीक ये वैसे ही जो है ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करेगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ। आरएसएस की तारीफ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की कि आरएसएस के 100 साल हो गए हैं और आरएसएस जो है देश के लिए काम करता है। उसमें सेवा है, समर्पण है, और देश की सेवा जो है वो इसी तरह किसी भाव को लेकर करता है, समर्पण के भाव को लेकर करता है। अब आप सोचिए कि इस देश में दशकों से लोगों को जो ये घुट्टी पिलाई जाती रही कि आरएसएस सांप्रदायिक है, और चूंकि बीजेपी आरएसएस को फॉलो करती है इसलिए बीजेपी भी सांप्रदायिक है। और बीजेपी भी को पे भी जो अब तक आरोप लगते रहे सांप्रदायिक होने के, वो इसी आरएसएस की वजह से लगते रहे। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो है इससे उबर नहीं पाई थी अब तक, क्योंकि बीजेपी इसका प्रतिकार तो करती थी, इसका जवाब देती थी इस आरोप का। खुद के सांप्रदायिक होने के उस पर जो आरोप लगाते थे कांग्रेस और वामपंथी दल या दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं, उसका जवाब बीजेपी देती थी, लेकिन उसमें वो आक्रामकता नहीं होती थी। उसमें कहीं ना कहीं उसका ये अपराध भाव ये झलकता था, अपराध बोध जो है, जो उसे मुस्लिम के अगेंस्ट होने के का उस पर जो आरोप लगता था, तो उसका जो ये जवाब देती थी उसमें कहीं ना कहीं उसका ये अपराध बोध झलकता था उसके जवाब में, क्योंकि उसमें आक्रामकता नहीं होती थी। कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, बीजेपी के मन में अंदर कहीं ये बात बैठी है कि लोग उसे जो है मुस्लिम विरोधी मानते हैं। और इसके पीछे जो है कांग्रेस थी। कांग्रेस ही ये प्रचार जो है, प्रचार या दुष्प्रचार दशकों से करती रही है कि आरएसएस जो है सांप्रदायिक है और बीजेपी उसके साथ खड़ी होती है, वहीं से निकली है, वहीं की विचारधारा को फॉलो करती है। इसीलिए जो है बीजेपी सांप्रदायिक है और इस देश के मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है बीजेपी। तो ये जो एक नैरेटिव था, उसे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न सिर्फ तोड़ा, बल्कि ये बात आरएसएस की खुलेआम जो है लाल किले की प्राचीर से तारीफ करके कांग्रेस को दरअसल एक ऐसी चोट दी है जिससे वो बिलबिला रही है। मतलब कि उसे लग रहा होगा कि जो जो हथियार हमारे पास था वो उससे छिन गया है और कांग्रेस को किसी ने जैसे कि खाली कर दिया है आरएसएस की तारीफ के बाद। क्योंकि आपको ध्यान होगा, अगर आपकी उम्र 40, 50, 60 साल या उससे ऊपर है तो आपको पता होगा कि कांग्रेस के नेता कैसे जो है आरएसएस पर जहर उगलते थे। उसके नेता दिग्विजय सिंह अक्सर ये बयान देते थे मीडिया में, अखबारों में, टीवी पर, आरएसएस के खिलाफ बोलते थे और इस देश की जनता को लगातार ये बताते थे कि आरएसएस सांप्रदायिक है। और एक इस तरह का माहौल जो है पूरे देश में क्रिएट हुआ था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। और बीजेपी का अपराध बोध इसी कांग्रेस के अटैक से जो है उपजा था। मुसलमानों को लेकर बीजेपी का जो अपराध बोध जो है बीच बीच में वो झलकता था, उसके उसके जवाब वो जिस तरीके से उसे देना रहता था इस मोर्चे पर, वो नहीं दे पाती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से खुलेआम लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की इतनी तारीफ की, उससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कैसे अब अपने इस अपराध बोध से बाहर निकल गई है और उसकी रणनीति जो है अब बदल गई है। और उसकी रणनीति अब आपने ये भी देखा होगा कि हाल के दिनों से
प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अक्सर अपनी रैलियों में, भाषणों में जिस नारे का अक्सर वो 1 या 2 बार ज़रूर जिक्र करते थे, सबका साथ सबका विश्वास, इस बार जो है लाल किले में जो भाषण हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसमें इसका जिक्र नहीं था। जहाँ तक मुझे जो ध्यान है, जो 103 मिनट का भाषण जो अब तक का सबसे लंबा भाषण था, उसमें जो है सबका साथ सबका विश्वास वाली बात नहीं थी। तो सबका साथ सबका विश्वास ना कहने की बात का मतलब ये है कि अब बीजेपी इस भाव से भी उभर आई है। उसे लगता है कि अब उसे ये बात बार बार दोहराने की, कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोदी जो है, खासकर जब भी कांग्रेस पे अटैक होता है रैलियों में, तो कांग्रेस की नीतियों और उनकी सरकारें जो अब तक रही, नेहरू इंदिरा गांधी पे अटैक करते हैं कि कैसे उनकी गलत नीतियों से इस देश का विकास नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, उस पर अटैक करते हैं, नेहरू पर और इंदिरा गांधी पर। और साथ साथ वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। कांग्रेस का जिक्र जब भी होता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ये ज़रूर ख्याल रखते हैं कि तुष्टीकरण पर जो है अटैक किया जाए, कांग्रेस पर, कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। तो ये साथ साथ जो है, ये आपको ये सोच आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की भाषण में ये दिखेगा, बीजेपी की सोच में ये दिखेगा कि एक तरफ तो वो बात अब तक करते रहे हैं कुछ दिनों पहले तक, सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन जब भी कांग्रेस का जिक्र होता है तो कांग्रेस का जिक्र उसके पास्ट पर तो होता ही है कि कैसे नेहरू ने जो इस देश को आके का विकास अवरुद्ध किया अपनी गलत नीतियों से। इंदिरा गांधी का जिक्र होता है इमरजेंसी को लेकर, तानाशाही को लेकर, उनके फैसलों को लेकर, इन सब का होता है, लेकिन साथ में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप जरूर प्रधानमंत्री मोदी लगाते रहे हैं। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, जिस तरफ से मोदी ने जो है आरएसएस की तारीफ की, उसे बताया कि ये पहला संगठन है जो दुनिया का जिसके 100 साल पूरे हुए हैं और आरएसएस के लोग सेवा और समर्पण से काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, और ऐसी कोई और दूसरी संस्था नहीं है। और उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया लोगों को, आरएसएस से जुड़े और जो भी लोग रहे हैं अब तक उनको, और इसमें अपने आप को प्राउड फील किया कि मैं भी वहीं से हूँ। तो और सब जानते हैं कि आरएसएस के ही प्रचारक हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन मोदी ने पहली बार अपनी संस्था का जो है जिक्र किया, उसकी तारीफ की लाल किले की प्राचीर से। तो ये जो एक दुष्प्रचार जो कांग्रेस अब तक करती रही आरएसएस को लेकर, और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था बीजेपी को नीचा दिखाने का, बीजेपी को छोटा दिखाने का, मुसलमानों का विरोधी बताने का, आरएसएस के जरिए, वो एक तरह से जो है मोदी ने अब उससे, कांग्रेस से ये हथियार छीन लिया है, उसकी धार जो है भोथरी कर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा, जिस कांग्रेस पार्टी का नेता बार बार जो है आरएसएस पर दशकों से विष उगलते रहे हों, और उसकी तारीफ जो है अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी सीना ठोक कर रहे हैं, तो उस कांग्रेस की हालत अब क्या होगी। अब कांग्रेस का पे जो ये अटैक हुआ है, एक जो जिसे आहत करने वाला चोट होता है, मर्मांतक चोट जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। और इससे अब ये भी पता चलता है कि बीजेपी ने जो है अपनी रणनीति जो है बदल दी है। अब उसे किसी अपराध बोध का भाव अब उसमें मुसलमानों को लेकर के नहीं है, और अब वो साफ बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आरएसएस की तारीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेमोग्राफी की भी बात की कि कैसे देश के में डेमोग्राफी बदली जा रही है, जो घुसपैठिए हैं वो आकर यहाँ कितना जो है देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इस देश के जो नौजवान हैं उनकी नौकरियाँ खा रहे हैं, यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं उस पर बुरी निगाहें डाल रहे हैं, और जो आदिवासी समाज है उसकी कैसी ज़मीनें जो है ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। तो और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये घुसपैठिए हैं कौन मोटे तौर पर? ये बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, यहाँ के मुसलमान हैं। तो ये आपसे, अब इससे भी आपको ये समझ में आ सकता है, आपको इस बात का थोड़ा एहसास हो सकता है कि कैसे मुसलमानों को लेकर अब बीजेपी बिल्कुल जो है अपने उस अपराध बोध से बाहर आ गई है, और अब वो अटैक करती है उसमें। अब ये नहीं देखती कि भाई ये सीधा जो चीज़ें हैं मुसलमान से जुड़ रहा है,
वो सीधा कांग्रेस पर अटैक करती है, और कांग्रेस का जो रवैया रहा है तुष्टीकरण का मुसलमानों को लेकर, उस पर वो अटैक करती है। तो अब जो है, आप सोचिए कि लाल किले से डेमोग्राफी की बात करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे इस चीज़ को साफ जाहिर कर दिया है कि अब इसमें जो है बीजेपी के मन में, उनके मन में जो है कोई शंका नहीं है। अब जिस तरह का जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरएसएस की तारीफ करके की है, उससे जो है कांग्रेस जो है तिलमिला गई है। अब उसके हाथ खाली हैं। अब वो क्या करेगी, इसका सवाल अब कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया है। जो नेता दशकों तक आग उगलते रहे आरएसएस के खिलाफ, दिग्विजय सिंह जैसे नेता, अब वो क्या करेंगे। राहुल गांधी जो लगातार ये कहते रहे हैं सालों से कि इस देश की संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, वहाँ आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। तो अब वो क्या करेंगे जब खुलेआम आदमी को ये कह दे कि हाँ, जिसे तुम दुश्मन मानते हो वो हमारा दोस्त है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लो अब तुम क्या करोगे। तुम आरएसएस के जरिए हम पर अटैक करते रहे अब तक दशकों से, लेकिन अब हम कह रहे हैं सारी दुनिया के सामने, लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि आरएसएस आदर्श संस्था है, हम उसकी तारीफ करते हैं, उसके उसके लोगों को नमन करते हैं, लो अब तुम क्या करोगे। तो ये उस तरह का जवाब है बीजेपी का कांग्रेस को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को। तो ये पूरी जो है बीजेपी की अब ये बदली रणनीति इसमें नजर आती है। दूसरी एक और खबर आई है जो कल स्वतंत्रता दिवस के बाद आरएसएस की तारीफ के बाद आई है, वो भी इतनी चौंकाने वाली है और कांग्रेस को मरमाहत चोट देने वाली है। और वो खबर ये है कि एनसीईआरटी ने ये कहा है, एक मॉड्यूल्स जो है उसने बनाया है, जारी किया है कक्षा 6 और 8 तक के बच्चों के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए, कि जो देश का विभाजन हुआ 47 में, उसके लिए जो है उसने एनसीईआरटी ने अपने मॉड्यूल्स में जिम्मेदार ठहराया है मोहम्मद अली जिन्ना को, कांग्रेस को और लॉर्ड माउंटबेटन को। दरअसल एनसीईआरटी का ये कहना है देश के विभाजन को लेकर कि पहले जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी बात की, देश विभाजन की, पाकिस्तान की, कि भाई हमें अलग रहना है, और इसे जो है कांग्रेस ने जो है इस मांग के आगे घुटने टेक दिए, उसे मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया। और फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने जो है जल्दीबाजी में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कांग्रेस, जो देश का विभाजन हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है। लॉर्ड माउंटबेटन तो अंग्रेज थे, उन्हें तो ये इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी में ये किया। और आपको पता होगा, अगर आपकी उम्र है 40, 50, 60, 70 या उससे भी ज़्यादा, तो आप ये जानते होंगे कि किताबों में अब तक यही बताया गया, हमने भी वही पढ़ा कि देश का जो विभाजन हुआ उसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना थे, और फिर अंग्रेज ने उनकी बात मानकर ये विभाजन देश का कर दिया। लेकिन अब जो एनसीईआरटी कह रही है कि जिन्ना तो थे, लेकिन जो जिन्ना के आगे झुके, कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया इस मांग को, और वो भी दोषी है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे इम्प्लीमेंट किया, बहुत जल्दीबाजी में किया ये, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, जो इतनी विभीषिका हुई विभाजन की। तो ये सब कुछ हुआ, और ये एनसीईआरटी जो है अब अपना ये मॉड्यूल लेकर आई है। तो अब आप सोचिए कि अब कांग्रेस कहाँ जाएगी। कांग्रेस का जो अब तक का जो उसका एक गुरूर था, उसका जो एक स्वाभिमान था, अभिमान था, कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता, कार्यकर्ता उसका कहीं ना कहीं अपने आप को देश की आज़ादी से जोड़ता था, महात्मा गांधी से जोड़ता था और स्वाधीनता से जोड़ता था, और हम लोग भी यही पढ़ते रहे। उस पर जो है बीजेपी ने चोट किया है, मोदी सरकार ने अटैक किया है कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है देश के विभाजन के लिए, इस देश के लाखों लोगों की मौत के लिए। जिन्ना ने ये मांग की, कांग्रेस ने इसे क्यों एक्सेप्ट किया। तो एक तरह से वो उसकी पूंजी जो है, जो कांग्रेस की पूंजी रही है, जिसके बल पर वो अब तक चलती रही है, समझिए कि उसके नीचे से जो ज़मीन होती है, स्वाधीनता का जो श्रेय अब तक वो लेती रही, उसे जो है बीजेपी सरकार ने जो है वापस ले लिया है। तो ये भी बीजेपी की बदली रणनीति को
दिखाता है कि बीजेपी ने कैसे अब अपनी रणनीति बदल दी है। जो बीजेपी खुद के सांप्रदायिकता का जो उस पर आरोप लगता रहा था आरएसएस की वजह से, उसे आरएसएस की तारीफ करके उन्होंने एक झटके में जो है कांग्रेस को चित कर दिया है और उस पर डबल जो उसने मार किया है। समझिए कि एक आदमी को आप ऐसी जगह मारे जहाँ से वो बिलबिला जाए, बैठ जाए ज़मीन पर, उसके बाद फिर एक और जो है उस पर प्राणघातक चोट करें आप, जो एनसीईआरटी के जरिए आज हुआ है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस की हालत क्या होगी? तो कांग्रेस बिलबिला रही है, दर्द से कराह रही है। जिन बातों को लेकर बीजेपी जो है डिफेंसिव रहती थी, अब जो है उसने जो है डिफेंसिव होना उस पर छोड़ दिया है, बल्कि उल्टा ऐसा प्रहार किया है कांग्रेस पर कि अब कांग्रेस जो है छटपटा रही है और यही है बीजेपी की बदली रणनीति। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।